Good morning, students. Welcome back in English Seminary. This is Subhas Parasar. Today I am going to teach you one of the most interesting topic, which is voice. Right? Voice तो आपने बहुत पढ़े होंगे, but today we are going to discuss in a different and unique way. Right? बहुत कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की. Clear? तो चलो देखते हैं. First of all, let us understand what is voice. Voice is the, थोड़ा सा पतला है, मोटा करते हैं इसको. Form of verb which tells whether the subject is doing something or receiving something. ये थोड़ा पहचान लेना, समथिंग लिखा हुआ है, राइट? So let's see. Voice is the form of verb which tells whether the subject is doing something or receiving something. यानी इससे ये पता चलता है कि जो हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, वो कुछ कर रहा है, यानी वो डूअर है या नहीं है. अगर वो डूअर है तो फिर हमारा ऑब्वियसली एक्टिव में जाएगा, या फिर कोई वर्ब ये बताए कि ये सिंपली रिसीव कर रहा है तो वो किस में चला जाएगा? पैसिव में चला. यानी कि दोनों के दोनों फंक्शंस को मिलाकर के हम क्या कहेंगे? वॉइस कहेंगे, राइट? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस. As you all know very well that there are two types of voice. Number one, active voice, and number two, passive voice. Well, active voice, passive voice. So let us know what is active voice first. When a verb shows the importance of a subject, it is called active voice. Active voice. When a verb shows the importance of subject, it is called active voice. यानी कि जब कोई वर्ब किसी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंस शो करे, किसका? सब्जेक्ट का इंपोर्टेंस शो करे, इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. क्या कहेंगे इसको हम? एक्टिव वॉइस कहेंगे. वेल, फॉर एग्जाम्पल, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट? तो सिंगिंग किसके द्वारा की जा रही है? सीता के द्वारा, राइट? और सिंगिंग इस बात को बता रही है कि सीता कोई फंक्शन कर रही है. सो इट इज इन एक्टिव वॉइस. वेल, I believe that there is no confusion till now. Next, passive voice. When a verb shows when a verb shows the importance of object,
इन अ सेंटेंस it is called passive voice. What do we call it? Passive voice. Well, चलो इसी को कन्वर्ट करके दिखाता हूं. A song is being sung. A song is being sung by सीता. तो हमने क्या देखा कि यहां पर हम इंपोर्टेंस दे रहे थे किसको? सीता को, कि सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी टू इट, इन द सेकंड सेंटेंस, आई मीन इन पैसिव वॉइस, वी आर फोकसिंग ऑन अ सॉन्ग. हम किस पर फोकस कर रहे हैं? सॉन्ग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. यानी इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज बीइंग शोन. किसका इंपोर्टेंस बताया जा रहा है? ऑब्जेक्ट का. किसका? ऑब्जेक्ट का. तो जहां पर भी किसी वर्ब के द्वारा अगर ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस होगा. अगर क्या नाम आपके सब्जेक्ट पर फोकस किया जा रहा है देन इट विल बी एक्टिव वॉइस. तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. क्लियर हो गई बात? चलो, अब एक सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करने के लिए वॉइस की हमें थोड़ा सा सेंटेंस के टाइप्स की तरफ मूव करना होगा. तो मैं 1 मिनट के लिए आपको इस टॉपिक से सेंटेंस की तरफ लेकर के जाऊंगा, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छे से वॉइस को समझना है देन यू मस्ट have some understanding about the sentences on the basis of language. ठीक है? Basically you know very well that on the basis of language there are 5 types of sentences. कितने टाइप के होते हैं? 5 types of sentences are there, right? अब देखिए, उनमें से सबसे पहले आपका आता है नंबर 1 पर, वो है आपका डिक्लेरेटिव. कौन सा है? डिक्लेरेटिव. जिसे हम और क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. तो आप डिक्लेरेटिव बोल लो या फिर आप असर्टिव बोल लो, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइन. यानी a declarative sentence is one that declares something, that states something. और ये कह लो कि an assertive sentence is one that makes an assertion, या कोई डिक्लेरेशन करता है उसे क्या कहेंगे हम? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. फॉर एग्जांपल, राम इज गोइंग टू मुंबई. ये कैसा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्योंकि हमें राम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है. सिंपली एक ऐसा सेंटेंस जो किसी नाउन से या किसी प्रोनाउन से बिगिन हो और वो जो है कोई इंफॉर्मेशन देता हो, कोई स्टेटमेंट बनाता हो, उसे क्या कहेंगे हम? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. ठीक है? नंबर 2 पे आता है आपका इंटेरोगेटिव. कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. राइट? इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज वन दैट आस्क क्वेश्चंस. जो क्या पूछता है? दैट आस्क क्वेश्चंस और इंक्वायर्स समथिंग. या कोई इंक्वायरी करता हो या कोई क्वेश्चन पूछता हो. राइट? नंबर 3 पे आता है आपका इंपेरेटिव. कौन सा आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस. हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी है तो प्लीज समझ लेना. राइट? एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज वन दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, वार्निंग एटसेट्रा. राइट? तो ये आपका इंपेरेटिव होगा. नंबर 4 आता है आपका ऑप्टेटिव. कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस. एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज वन दैट एक्सप्रेसेस पर्सनल विश, प्रेयर, कर्स एंड ब्लेसिंग्स. राइट? ये होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, हैप्पी बर्थडे टू यू, गुड मॉर्निंग. ये सब कैसे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस है. क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो या तो किसी की विश को एक्सप्रेस करता है, या किसी के ब्लेसिंग को, या फिर कर्स को, या फिर किसी की प्रेयर को. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है आपका एक्सक्लेमेटरी. क्या है? एक्सक्लेमेटरी है. Exclamatory sentence is one that expresses sudden feelings of joy, sorrow, या फिर लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो जॉय या सोरो की या प्लेजर की सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, उसे क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे. फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारा डॉग मर गया, तो वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच. ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो चलो, ये ब्रीफ सी नॉलेज हो गई आपको सेंटेंस के बारे में. अब बात करते हैं कि मैंने आपको ये क्यों बताया. मैंने आपको इसीलिए बताया बिकॉज आई वुड लाइक टू टीच यू सिस्टमैटिकली. अब मैं सबसे पहले जो वॉइस बताऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट एन
असर्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव, कि असर्टिव सेंटेंस का पैसिव में कन्वर्जन कैसे किया जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। तो पहले हम एक बार हेडिंग डाल लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ assertive sentence into passive voice। समझ में आ रहा होगा, यानी कि असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे होगा, यही मतलब है ना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। क्लियर। तो देखिए रूल नंबर 1 देखते हैं। चेंज इन वर्ब। वर्ब में क्या क्या चेंज करेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस को। तो यहां डाल लेते हैं हम एक्टिव वॉइस और यहां डाल लेते हैं हम पैसिव वॉइस। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो इसको भी पूरा लिख ही देते हैं, ये बुरा मानेगा कि मेरे को नहीं लिखा पूरा। एक्टिव वॉइस। तो मान लेते हैं नंबर 1 पर डालते हैं हम सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट डालिए तो समझ आ जाएगा अगर आपको टेंस की डीप नॉलेज है। तो अगर ये भी नहीं समझ आता तो आप सिंपली ये समझ लो कि अगर आपके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में डू या डज में से कोई एक आ जाए, ठीक है, या फिर क्या आ जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस, ठीक है, ये आ जाए, तो यहाँ जब जैसे ही आप इसको पैसिव में ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले या तो इज या फिर एम या फिर आर में से एक लगाना पड़ेगा एंड देन आपको V3 लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? V3 लगानी पड़ेगी। V3 का मतलब समझ पा रहे होंगे आप, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है यहाँ पे। तो आई होप कि देयर इज नो कंफ्यूजन। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फाइन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि यहां पर आपका क्या आएगा, एज एम आर आएगी, देन क्या आएगी, V4 आएगी। V4 का मतलब समझते ही होंगे, V4 का मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एज एम आर तो आएंगी ही आएंगी, प्लस इसके बाद में हम लगा देंगे बीइंग। क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। ठीक, अब बीइंग लगाने के बाद में हम V3 लगा देंगे। क्लियर हो गई बात। नंबर 3 पे आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि यहां पर आपका इसमें हैज या हैव में से कोई एक आ जाएगा। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा फिर, यहां हैज या हैव में से तो कोई एक आएगा ही आएगा, प्लस एक्स्ट्रा में क्या ऐड हो जाएगा, बीन प्लस V3। क्या हो जाएगी? V3 हो जाएगी। ठीक, चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है तो हम चलते हैं सिंपल पास्ट पे। किस पे? सिंपल पास्ट पे। ठीक, देखिए सिंपल पास्ट का मतलब यहां पर आपका डिड प्लस नॉट भी हो सकता है या डिड प्लस V1 भी हो सकता है, यानी कि आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और अगर क्या नाम है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है तो आपको बताइए कि सिंपली सब्जेक्ट प्लस V2 आएगी। क्या आएगी? सब्जेक्ट प्लस V2। तो ये भी मैं लिखे देता हूं, बहुत सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये ध्यान रखना, ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। और ये आपका पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वॉज या वर में से कोई एक प्लस V3 हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस की। किसकी? पास्ट
कंटिन्यूअस की। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि यहाँ पर आपकी या तो वॉज या वर में से कोई एक होगी प्लस V4 होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज वर तो आएगी ही आएगी प्लस बीइंग, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग आई थी ऐसे इसमें बीइंग प्लस V3 क्या हो जाएगी, V3। और नंबर 6 पर आएगा आपका पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हेड प्लस V3 स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, हेड प्लस V3 स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हेड तो आएगी ही आएगी प्लस बीन ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बीन ऐड हो जाएगी, और बीन के बाद में आप लगा देंगे V3। बात क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है। लाइकवाइज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब तक हमने दो रिमूव कर दिए। सिंपली हम चलते हैं किस पर, फ्यूचर इंडेफिनिट पर। किस पर, फ्यूचर इंडेफिनिट पर। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है कि आपके इधर क्या आएगी, सेल या विल में से कोई एक आ जाएगी प्लस V1 होती है। यही स्ट्रक्चर होता है ना, जहां तक मुझे समझ आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेल या विल तो आएगी ही आएगी प्लस क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, फिर बी लगा करके V3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, V3 लगा देंगे। राइट। अब जैसे कब तक मैंने दो बताए थे ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव। तो सीधे मैं चलता हूं आपको फ्यूचर परफेक्ट पर लेकर के। कहां पर, फ्यूचर परफेक्ट पर। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब ही यही है कि सेल या विल में से एक आती है, पता है आपको, प्लस क्या आता है, हैव आता है। ठीक है, तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका, सेल या विल में से तो कोई एक आएगी ही आएगी प्लस हैव आ जाएगी प्लस बीन आएगी प्लस V3 आएगी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। सो दीज आर द 4 सेंटेंसेस राइट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव फॉर्म। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चेंज होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज है। 3 तो ये हो गए, और एक आपका कौन सा बच गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस बच गया था। तो 12 सेंटेंस होते हैं पूरे मिला करके। तो 12 में से 4 गए तो 8 बच गए। तो इसीलिए मैंने 8 का आपको स्ट्रक्चर समझा दिया कि इस तरीके से आपको जो है एक्टिव की फॉर्म ऑफ वर्ब को किस तरह से पैसिव की वर्ब फॉर्म में चेंज करेंगे। ये आपका हो गया। आई बिलीव दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टिल नाउ। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स की। किसकी, प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स। ये भी बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। देखिए, लेट्स बिगिन विद आई। आई का हो जाता है मी। यहां ध्यान रखना, ये एक्टिव वॉइस है और ये आपका पैसिव वॉइस है। अच्छा, आपका वी हो जाता है अस। क्या हो जाता है, अस। यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी यू का यू ही रहता है। ही का हो जाता है हिम। ही का होता है हर। इट का इट ही रहता है, और दे का हो जाता है दैम। क्या हो जाता है, दैम। राइट। और हु का हो जाता है whom। क्या हो जाता है, whom। तो ये आपको याद रखना है। राइट। चलो, ये हो गए आपके प्रोनाउन चेंजिंग रूल्स। अब कुछ बेसिक से रूल्स हैं जिनको हमें देखना है। तो पहला रूल तो यही कहता है कि सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। ठीक है। नंबर 2, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, यानी कि जब एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट, ये भी देख लीजिए, बाई और सम अदर प्रेपोजिशन इज यूज्ड
बिफोर द एजेंट, यानी एजेंट के पहले या तो बाई आएगी, आमतौर पर बाई आती है, लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस इन विच एट द प्लेस ऑफ बाई वी यूज सम अदर प्रेपोजिशन। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, तो वो कोई प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं है। तो ये चीज समझ आ गई होगी, फिर से समझ लो, इसको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड एंड बाई और सम अदर प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर द एजेंट। एजेंट क्या है वो भी मैं बता दूंगा, यानी कि जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ना, तो उसको हम अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो सब्जेक्ट जो क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं रह जाता। राइट, तो ये बात हुई अब तक की। अच्छा, अब चलते हैं कि किस तरीके से जो है असर्टिव सेंटेंस को हम जो है पैसिव में कन्वर्ट करें। चल, तो देखिए यहां से समझते हैं। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, तो क्रिकेट को इधर ले जाओ और राम को इधर ले आओ। ठीक, तो क्रिकेट। अब हमें देखना है कि हमारा टेंस कौन सा है। टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो आप वो टेबल की तरफ गो बैक टू द टेबल दैट आई टोल्ड यू। राइट, तो वहां पर देखो कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस आया हुआ है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सामने मैंने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखवाई है जो हमें मेंशन करनी है पैसिव वॉइस में। तो ये इज तो आएगी, ये क्रिकेट इज, एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, बीइंग, और उसके बाद में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद में क्या आएगी, बाई, किसके द्वारा, एजेंट कौन है, राम। ठीक है, यानी क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई राम। तो ये बनेगा आपका। क्लियर हो गई बात। चलो अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हमें इनको सीखें ताकि कंफ्यूजन हमें नहीं हो। चलो ये तो मैंने एक कॉमन एग्जांपल दे दिया। देखो अगर मैं टेंस वाइज लूंगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा टॉपिक, और मैं नहीं चाहता कि ये बहुत ज्यादा लंबा चले, तो मैं कोशिश करता हूं कि टेंस को मिक्स कर देता हूं, लेकिन मैं सेंटेंस के हिसाब से लेके चलता हूं। ठीक सेंटेंस के हिसाब से तो देखा आपने कि असर्टिव सेंटेंस का मैंने एक एग्जांपल दिया और ये इस तरीके से बन गया। अगर टेंस के हिसाब से देखते हो तो मैं आपसे कहता हूं कि आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अब क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए इंग्लिश इज टॉट बाई मी, ये सिंपल प्रेजेंट का हो गया। कंटिन्यूअस का मैंने पहले दे दिया था। अब प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं। मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का है ये, हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई मोहन। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग तीन टेंस के अलग अलग एग्जांपल हो गए। ये आपका कंटिन्यूअस का हो गया, ये आपका सिंपल का हो गया, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। लेकिन टेंस एक ही ध्यान रखना, अभी तक सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेंस चल रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस चल रहा है, विच इज आल्सो नोन एज असर्टिव सेंटेंस। क्लियर हो गई बात। चलो मैंने बताया था कि अगर मैं टेंस के हिसाब से जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं टेंस के हिसाब से जाऊं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड लाइक टू कैटेगराइज इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स, जिसका पार्ट ए कर देता हूं मैं एक ऐसा जो बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब हो। किससे, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और पार्ट बी आ जाएगा इस पर बिगिनिंग विद
WH वर्ड, WH वर्ड को हम और क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं ना। क्लियर हुई बात। चलो तो अब इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वाले तो हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले आएगी ही आएगी, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो आ जाएगा, प्लस आपकी जो भी अगली ऑक्सिलरी होगी वो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी होगी वो आ जाएगी। अब देखिए मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर डिपेंड करेगा कि आपका टेंस कौन सा है, ठीक। अब आपकी आ जाएगी क्या, V3। क्या आ जाएगी, V3। एंड देन आपका आ जाएगा बाई, एंड देन आपका एजेंट, एंड देन आपकी आ जाएगी क्या, क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सपोज कीजिए कि आपका सेंटेंस है इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर हो गई बात। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को उठाता हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट को उठाने से पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब को ले लीजिए, अ सॉन्ग के हिसाब से भी इज ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, टेंस हमारा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो देखिए इज अ सॉन्ग। अब जाइए वापस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए उसी टेबल पर, जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी। इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाई, ये यहाँ पर ऑक्सिलरी की जगह मैंने क्या लगा दिया है, ये लगा दिया बीइंग, ठीक है। और ये क्या है, V3 यानी बीइंग संग, और ये आपकी बाई आ गई, और ये आपका एजेंट क्या आ जाएगा, हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। एक और बेहतर वे में समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। विल यू राइट अ लेटर। तो देखिए विल अ लेटर बी रिटर्न बाय यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये बात होगी क्लियर। चलो ये तो यहां तक हो गया। अब मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहता हूं, जो मुझे पहले ही ऐड कर देनी चाहिए थी बट मैं नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, अभी ऐड कर देता हूं। यानी कि वॉइस ऑफ मॉडल। मॉडल का वॉइस कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए अगर आपका यहां पर मे माइट शैल शुड विल, कई कई ऐसी हैं जो पहले भी आ चुकी हैं। वुड कैन कुड मस्ट नीड डेयर और टू। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और छूट रही है, मे माइट शैल शुड विल वुड कैन कुड मस्ट नीड डेयर। जो छूट रही है वो है आपकी यूज्ड टू। क्या है, यूज्ड टू। अगर ये आपको दिख जाए तो सिंपली आपको क्या कर देना है कि बी लगाओ और बी लगा के V3 लगा दो, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर, ठीक है। तो शुड मॉडल आ गई, तो देखिए उठाओ उसको, अपने टीचर को। आवर टीचर
और टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका बनेगा, देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलो अब आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव के टाइप 2 पर। किस पर चलेंगे? इंटेरोगेटिव के टाइप 2 पर। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सबसे पहले आपका WH वर्ड क्या आएगा? WH वर्ड, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब, देन आपकी क्या आएगी? जो भी आपकी टू बी वर्ब है। ठीक है, टू बी वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। देन आपकी क्या आएगी? V3 आ जाएगी। देन आपका क्या आ जाएगा? बाई, देन आपका एजेंट, देन आपका क्वेश्चन मार्क। राइट? फॉर एग्जाम्पल व्हेन डू यू स्टडी फिजिक्स? क्लियर? तो WH वर्ड लगाओ सबसे पहले, जो हमारा व्हेन है। अब देखिए कि हमारा ये जो एक्टिव का सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में है, तो एज MR में से कोई एक आएगा। तो ऑब्वियसली फिजिक्स को मैं उठाऊंगा, तो फिजिक्स के लिए क्या आना चाहिए? एज आना चाहिए। तो व्हेन एज, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। व्हेन एज फिजिक्स। अब देखिए इसमें बी नहीं आया, आप कंफ्यूज मत होना। ये जरूरी नहीं है कि हर एक में आए, अगर जरूरत हो तभी लगाना है इसको, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में तो इसमें बी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यही कंटिन्यूअस होता तो ऑब्वियसली बी लगती। ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। कोई चीज नहीं है तो उसको छोड़ो। तो व्हेन एज फिजिक्स, अब क्या आ जाएगा? V3 स्टडीड, और यहां लगाओ बाई, और यहां लगाओ एजेंट यानी कि यू, और क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक, अब देखो हु टीचेज यू इंग्लिश। अब यहां देखना है, ये जो है ना बहुत ही टेक्निकल सा पॉइंट है, ये समझना है आपको। मैंने बताया था कि हु क्या हो जाता है? हुम हो जाता है। जब प्रोनाउन चेंजिंग रूल सिखा रहा था ना, तो मैंने बताया था कि हु क्या हो जाता है? हुम हो जाता है। अब क्योंकि ये दो फंक्शन कर रहा है ये वाला वर्ड, एक तो WH वर्ड का भी फंक्शन कर रहा है, दूसरा फंक्शन कर रहा है कि सब्जेक्ट भी तो है, और सब्जेक्ट भी तो है, तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है? पैसिव में एजेंट बन जाता है, और उसके पहले क्या आ जाती है? बाई आ जाती है। हर जगह देख रहे हैं आपके बाई आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे? WH वर्ड होने के नाते हम इसको आगे ही रख देंगे, लेकिन इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा, और हुम के पहले क्या रख देंगे? बाई लगा देंगे। तो ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाई, हुम। अब देखते हैं वर्ब। वही ऑब्वियसली सिंपल प्रेजेंट में तो एज आएगा। ठीक, क्यों आएगा एज? क्योंकि मैं इंग्लिश को उठा रहा हूं। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस, दो ऑब्जेक्ट है, तो मैं अभी फिलहाल जो इंग्लिश ले रहा हूं, बाद में दूसरे यू को ले लूंगा, तब कुछ और आएगी वर्ब। तो देखिए बाई हुम एज इंग्लिश, अब क्या आएगी? टीच की क्या आ जाएगी? टॉट टू यू। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, बाई हुम, अब मैं इसको उठा रहा हूं यू को। ठीक है, आर यू टॉट इंग्लिश। एक और स्ट्रक्चर है वो भी समझ लीजिए, इसको अगर लेके कंफ्यूजन हो रहा हो तो चुपचाप से मैं हु को कन्वर्ट करता हूं हुम में। ठीक है, कोई बात नहीं। हुम आर यू
टॉट इंग्लिश बाई। अब क्योंकि ये देखने में थोड़ा ऑब्सोलीट लगता है, इसीलिए आजकल की इंग्लिश में इस तरह के स्ट्रक्चर का जो यूज है वो ना के बराबर हो गया। बट अगर आप ग्रामेटिकली देखना चाहो तो ग्रामेटिकली इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड द राइट वन, ये भी सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी आपके इस सेंटेंस को रॉन्ग नहीं कर सकता, यानी कि तीनों ही तरीके सही हैं। बस फर्क ये है कि ऊपर वाले में मैंने अलग ऑब्जेक्ट लिया है, इसमें अलग लिया, और यहाँ पर मैंने प्रेपोजिशन जो लास्ट में लगा दी है, ये सोच करके कि WH वर्ड हमारा जो WH वर्ड ही है, मैं उसको सब्जेक्ट नहीं मान रहा। ठीक है, अगर मैंने सब्जेक्ट मान लिया तो मैंने उसके पहले लगा दिया। तो ये चीज है जो आपको समझनी है। क्लियर हो गई बात? गुड। चलो अब आगे चलते हैं। यानी कि हमने देखा कि किस तरीके से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको हम लोग जो है ऑब्जेक्ट के बाद में ले आते हैं, एंड वहीं पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो हमें ये चीज समझ लेनी है। अनलाइक नरेशन, नरेशन में क्या होता है कि नरेशन में हम लोग किसी भी क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन वॉइस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वॉइस में अगर आपका एक्टिव में क्वेश्चन है तो पैसिव में भी वो किस में रहेगा? क्वेश्चन ही रहेगा, बस उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर आपकी वर्ब जो है सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस शो कर रही तो उस पर ज्यादा फोकस कर रही थी, तो अब पैसिव में वो जो है ऑब्जेक्ट को फोकस ज्यादा करेगी, वो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा शो करेगी। ये चीज है जो आपको अपने जहन में उतार लेनी है। क्लियर होगी बात? चलो एक दो और सेंटेंस देखते हैं। Why are you teasing me? ठीक है, तो देखिए वाई तो आएगा ही आएगा। अब मी है तो मी का क्या हो जाएगा? आई होगा। क्या होगा? आई होगा। समझना, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी सा लग रहा है लेकिन सटल है, कंफ्यूज हो जाओगे। वाई, अब मैंने कहा कि मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी को जब सब्जेक्ट में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो अब आई हो जाएगा तो आई के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? क्योंकि हमारा सेंटेंस और टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव और टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या आएगा? वाई एम आई। बात समझ आ रही है? वाई एम आई बीइंग, और टीच की क्या हो जाएगी? टीच्ड। वाई एम आई बीइंग टीच्ड। Why am I being teased by you? और क्वेश्चन मार्क आएगा। पता आप कैसे करते? Why I am being teased? अरे मैंने भी तो यही बोला था, मेरा कौन सा गलत था? और बहस और करते हो। एग्जामिनर भी बेवकूफ नहीं है, वो भी एक ऑप्शन देता है। इफ यू आर गोइंग टू अपीयर योरसेल्फ इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो जो आप सोच रहे हैं ना कि Why I am being teased, ये भी ऑप्शन में होगा। अंडरस्टूड? तो कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम जो है क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दें। आई मीन अ क्वेश्चन मस्ट बी अ क्वेश्चन, बी इन एक्टिव और बी इन पैसिव, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही पॉसिबल होता है। क्लियर हुई बात? या और देखो एक दो एग्जाम्पल और देखो। Why do you write stories? आप स्टोरीज क्यों लिखते हो? तो देखिए why, खास करके प्रॉब्लम भी किस में होगी? सिंपल प्रेजेंट के टेंस में होगी, ध्यान रखना। why, अब स्टोरीज है ना, स्टोरीज है तो ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं? why are stories? why are stories रिटर्न, थर्ड फॉर्म लगा दूं, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। वाई आर स्टोरीज रिटर्न बाय यू, ये हो गई। तो ये तरीका है जिस तरीके से आपको, यानी कि ये ध्यान रखना कि WH वर्ड के तुरंत बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, देन ओनली योर सेंटेंस विल बी कंसीडर्ड करेक्ट वन। ठीक है, अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा भी चूक कर दी ना, यानी कि अगर आपने ऐसे कर दिया कि वाई स्टोरीज आर रिटन बाय यू, देखने में तो कोई गलती नहीं लग रही, बट टेक्निकली द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैसा है? रॉन्ग है। और देखिए एक सेंटेंस,
हु बीट यू, हु बीट यू, बहुत सिंपल सा लग रहा है ना देखने में। तो अब देखिए ये बहुत सटल सा सेंटेंस है। बताया था ना हु का क्या कर दूं, बाई हुम कर दूं, या फिर बाई को लास्ट में ले जाऊं। चलो कोई नहीं, स्टार्टिंग में लगाता हूं, बाई हुम, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, ध्यान रखना सेंटेंस पास्ट में है। अब ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब से देखो दो चीजें हैं, एम्बिगुअस सेंटेंस है, हम ना तो क्लेम ये कर सकते हैं कि पास्ट में है और ना ही हम ये क्लेम कर सकते हैं कि प्रेजेंट में है। क्या पता वो यू जो है बहुत सारे बच्चों को पूछ रहा हो तुमको कौन पीटता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी एक बच्चे से पर्टिकुलर से पूछ रहा हो तुमको कौन पीटता था। ठीक है, तो इस बात को लेकर के बहस नहीं करनी है और अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, सिंपली अभी फिलहाल ये समझते हैं कि पास्ट में है कि तुमको कौन पीटता था। ठीक है, तो बाई होम वर यू बीटन। अगर आप इसे ये समझ रहे हो कि प्लूरल सबके लिए, सभी बच्चों के लिए, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि बाई होम आर। अब ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो बीट वर्ब है ना, ये बीट की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, बीट ही होती है। तो क्या पता कि वहां पर सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा कोई क्लियर नहीं है ना, तो इसीलिए मैं कर रहा हूं बाई होम आर यू बीटन और क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जो है पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपको क्लियर समझ आ गया होगा। एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन द थिंग इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।